आवाज जा रही, देखिए चेक कर लीजिए। ठीक। उस पे भी लगा दीजिए। स्टार्ट है सर? चलिए ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आइए भाई, आप लोग भी लाइव आइए। ठीक है, द स्मार्ट विजन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की जो हम लोगों का सेशन है वो टीजीटी परीक्षा 2003 के प्रश्न पत्र को लेकर आज हम आए हैं। आज हम उसका सलूशन देखेंगे। उसके बाद एक दो प्रश्न पत्र और बचे हैं, उसको हम लोग कवर करके फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे टॉपिक बाय टॉपिक जो हम लोग डिस्कस होगा उस पर लेकर चलेंगे और अपने क्या करेंगे, क्लास को रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक दो प्रश्न पत्र और बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट हम लोग कल परसों तक कर ही देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन से। प्रश्न है, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? कवि बाण मतलब बाणभट्ट की बात हो रही है। बाणभट्ट किस स्थान का रहने वाला था, प्रश्न यही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बाणभट्ट कौन था, किसके दरबार संबंधित था, क्यों वो प्रसिद्ध है। पहली चीज हमको इसको भी देखना है। ठीक है, तो जब बाणभट्ट की हम बात करते हैं तो बाणभट्ट जो था बाणभट्ट एक वर्धन शासक थे। हर्षवर्धन का क्या था, दरबारी था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हाँ वो जान रहे सर। ठीक, ठीक है, तो हर्षवर्धन का क्या था, ये दरबारी कवि था। इसके समय में अब ये बात है कि इसका मूल कहाँ था, तो अगर मूल की बात करते हैं, इसका मूल स्थान, बाणभट्ट का मूल स्थान जो है, मूल इनका जो था बिहार राज्य के बिहार राज्य के एक जिला है शाहाबाद। शाहाबाद जिले के प्रीतिकूट नामक स्थान। क्या नाम है? प्रीतिकूट। प्रीतिकूट नामक गांव से संबंधित था। तो इसका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के प्रीतिकूट नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। अब बाणभट्ट प्रसिद्ध क्यों है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी था और इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है इसकी? एक प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित। हर्षचरित इसकी प्रसिद्ध रचना है। और इसी हर्षचरित और दूसरी रचना की हम बात करते हैं, इसकी दूसरी रचना क्या है? दूसरी एक प्रसिद्ध रचना इसकी है कादंबरी। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा जो जाना जाता है ये हर्षचरित के लिए जाना जाता है, क्योंकि हर्षचरित में ही इसने, हर्षचरित क्या है? हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो घटनाएं थी उनका क्या था, क्रमबद्ध उसने क्या किया था, इतिहास उसका लिखा था। तो हर्षचरित में कुल 8 उच्छ्वास थे। 8 उच्छ्वास। ध्यान रखना आपको, ये जो शब्द है उच्छ्वास को कहा जाता अध्याय। लेकिन जब प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कि हर्षचरित में कितने उच्छ्वास थे। ठीक है, तो उच्छ्वास को ही अध्याय कह सकते हैं आप। अध्याय तो कितने थे? 8 अध्याय थे, जिसमें प्रथम 3 में, किसमें? प्रथम 3 में, 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट का क्या था? बाणभट्ट की आत्मकथा है।
आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। और जो बाकी 5 उच्छ्वास में हर्ष के विषय में उल्लेख किया गया। किसके विषय में? हर्ष के विषय में उल्लेख है। अब इसमें है क्या? इसमें यह बताया गया कि राजा हर्ष जो था, सम्राट हर्ष जो था, वह कैसे गद्दी प्राप्त किया। उसके गद्दी प्राप्त से लेकर उसका जो अंतिम उल्लेख करता है 8वां जो माना जाता है, तो 8वें में क्या था? 8वां उच्छ्वास जो था, 8वां उच्छ्वास में या तरंग में, अध्याय में इसने यह बताता है कि जो सम्राट हर्ष की बहन थी राजश्री को विंध्य के पर्वतों से, विंध्य के जंगल से खोजने का उल्लेख करता है। खोजने का उल्लेख करता है, मतलब यहीं पर हर्षचरित क्या होती है? समाप्त हो जाती है। और इसकी घटना क्या थी कि कन्नौज का शासक था, कन्नौज के शासक के साथ राजश्री का विवाह हुआ था। और लेकिन क्या है, एक कुमार, बंगाल का कुमार गुप्त था, उसने इसको क्या किया था? उसके पति को मार दिया था और उसको कैद कर लिया। बाद में वो भाग कर चली गई थी विंध्य के जंगलों में। जब हर्ष को इसकी सूचना मिलती है तो हर्ष क्या है, वो उसको खोजने के लिए जाता है। और वहां पर जब इसको प्राप्त कर लेता है, किस समय प्राप्त करता है? जिस समय राजश्री चिता बनाकर सती होने जा रही थी, आत्मदाह करने जा रही थी, उस समय एक दिवाकर मित्र नामक बौद्ध के सहयोग से इसको प्राप्त करता है। लेकिन अब यही बात, यहीं से हर्षचरित की जो घटना है, हर्षचरित का यही अंत है, अंतिम है यही। लेकिन इसके बाद वही कन्नौज में तब आता है हर्षवर्धन। जब वापस आता है तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज वही स्थापित करता है और राजश्री के साथ बैठकर क्या करता है? वो शासन करता है। तो प्रश्न आपका हर्षचरित से जोड़कर ये आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ इसमें? शाहाबाद जिला। कौन सा जिला? शाहाबाद जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं ने सन 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कब प्राप्त किया? फिर से शब्द, इसका मतलब पहले हुमायूं रहा होगा, बाद में हुमायूं छोड़ दिया। फिर से शब्द कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं तो पहले जान लीजिए कि 1540 में ईस्वी में कन्नौज, कौन सा युद्ध? कन्नौज, या इसको कहते हैं विलग्राम का युद्ध। विलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया था, पराजित किया। और वह क्या है, हुमायूं पराजित होकर क्या है, लगभग 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? लगभग 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित जीवन वो क्या किया था? व्यतीत किया था, मतलब बिता रहा था। फिर बाद में 1515 की घटना होती है, 55 की घटना होती है। तो 1555 में बैरम खां के निर्देशन में फिर से हुमायूं भारत की तरफ आता है, क्योंकि अब इस समय तक स्थिति कुछ परिवर्तित हो चुकी थी। और स्थितियों में यह हुआ था कि शेरशाह सूरी की 45 मृत्यु हो गई थी और जो द्वितीय अफगान साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। और पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब के क्षेत्र के पास सिकंदर शाह का क्या था? शासन हुआ करता था। उस समय सिकंदर शाह का शासन हुआ करता था। लेकिन अब यहां पे बात ये आती है, जब सिकंदर शाह शासक था तो इसी के समय हुमायूं पुनः आता है। इसी के समय हुमायूं पुनः आता है और 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है।
मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? ये हुमायूं और सिकंदर के बीच होता है, सिकंदर की सेना के। फिर बाद में फिर 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। हिंद का युद्ध होता है और इसी युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं विजित होता है, हुमायूं को विजय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। ठीक है, और फिर से हुमायूं क्या है, दिल्ली की गद्दी पर फिर से वो आ जाता है। भैया नमस्ते, नमस्ते पूनम जी, नमस्ते। ठीक है, तो पुनः क्या है, वो दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठता है और बहुत लंबा समय तक उसका कार्यकाल नहीं रह पाता और 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और गिरने के बाद उसी समय उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग किसको पराजित किया था हुमायूं? तो हुमायूं किसको पराजित किया था? सिकंदर शाह को, या सिकंदर शाह सूरी भी बोला जाता है इसे। ठीक भैया, तो इसको इसने पराजित किया किस युद्ध में? एक मच्छीवाड़ा के युद्ध में, और दूसरा क्या था, अंतिम रूप से सरहिंद के युद्ध में इसने पराजित किया था। तो आंसर आपका क्या हुआ? सिकंदर शाह। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था? प्रश्न आपका ये है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पिंडारी कौन थे। पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई पिंडारी कौन थे। पिंडारियों की अगर हम बात करते हैं तो पिंडारी कौन थे? पिंडारी की अगर हम बात करते हैं, पिंडारी ये पहले ये महाराष्ट्र में मराठों के उसमें क्या था, मराठों के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और वहां पर सबसे पहले क्या थे, लूटपाट करते थे, ये गांव में लूटपाट करते थे। लेकिन बाद में मराठों ने इनको क्या किया, इनको अपनी सेना में शामिल कर लिया, इनको बुलाकर समझौता करके इनको अपनी सेना में शामिल कर लिया। तो अब ये मराठों के साथ लड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद जो लूटपाट करते थे, जो आय प्राप्त करते थे, उससे ही अपना भरण पोषण करते थे। यही पिंडारियों का कार्य था। लेकिन जब 1816 और 1817 के आसपास, 1816 से 1817 के आसपास स्थिति ऐसी आती है कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। 2 मराठा युद्ध हो चुका है और तीसरे मराठा युद्ध की तैयारी होती है, जो 1817-18 में होता है। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो यहां से पिंडारी पराजित हो जाते हैं। पिंडारी क्या है, यहां से पराजित, मतलब यहां से मराठा पराजित हो जाते हैं। जी, गांव में लूटपाट करने वाले जी। ठीक है, तो क्या है, मराठा यहां से पराजित हो जाते हैं और इसी मराठों के साथ पिंडारी भी युद्ध करते थे। जब मराठा पराजित होते हैं तो पिंडारियों ने फिर वही लूटपाट करना शुरू किया। अंग्रेजी जो शासन क्षेत्र था, उस शासन क्षेत्र में लूटपाट फिर करते थे और इन्हीं को पराजित करने के लिए फिर नाम एक आता है, किसका नाम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग का। किसका नाम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग का जो समय था 1813 से 1823 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसका समय था 1813 से 1823 तक। ठीक भैया, तो 1823 ईस्वी में, सॉरी 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग ने अंतिम रूप से इसने निर्णय लिया कि अब हमको क्या करना है, उसको पराजित करना, पिंडारियों को समाप्त करना है। और इसने क्या किया, उस समय पिंडारियों के ऊपर आक्रमण कर दिया अपनी सेना के साथ। जब पिंडारियों के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उस समय पिंडारियों के कुछ प्रमुख सेना नायक थे, कुछ प्रमुख सेना नायक थे जिसका नाम क्या था,
चीतू, करीम खां, आमिर खां, वारिस मोहम्मद, ये सब जो थे उस समय क्या थे, पिंडारियों के नेता हुआ करते थे। और पिंडारियों के नेता होने के कारण अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को बंदी बनाया गया, जिसमें से चीटू और आमिर खां, इन लोगों को क्या किया गया, इन लोगों को जागीरें बाद में बंदी बना के इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जागीरें दी गई इनको, और ये जो थे ये क्या हुए, युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आंसर देखा जाए तो पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का क्या किया था, दमन किया था। ठीक भैया, क्लियर हुआ? ठीक भैया जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में गदर, ये गदर शब्द है, गदर, गदर पार्टी की स्थापना की? ठीक है, अमेरिका में किसने गदर पार्टी की स्थापना की, यही आपका प्रश्न है। तो हम यहां बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना की। तो आंसर आपका क्या है, आंसर सबको पता होगा, फटाफट आंसर बताइए भाई, आंसर फटाफट बताइए आप लोग भी। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, कहां पे हुआ था? गदर पार्टी की बात करते हैं, आंसर आप लोग देते रहिए। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, अमेरिका, अमेरिका। समय अगर इसकी बात करें, समय की 1 नवंबर 1913 ईस्वी, 1 नवंबर 1913 ईस्वी। कब हुआ था, कौन किया था? अगर हम संस्थापक की बात करें, नाम आता है 2, एक सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, और एक नाम आता है लाला हरदयाल। कौन नाम आता है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, 2 नाम आते हैं। और तो आप जब देखेंगे आंसर में, जब देखेंगे तो आंसर वेरी गुड किसका है, लाला हरदयाल। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या सही यहां पे, लाला हरदयाल। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक पत्रिका निकाली जाती थी और कई भाषाओं में निकाली जाती थी। पूछा जाता गदर पार्टी कौन निकालता था, तो गदर नामक पत्रिका जो निकाली जाती थी वो किसके द्वारा निकाली जाती थी, वो इसी गदर पार्टी के द्वारा ही निकाली जाती थी। और कई भाषाओं में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, कई पंजाबी में, पख्तूनी भाषा में, कई भाषाओं में इसको क्या किया जाता है, निकाला गया था। ठीक भैया, क्लियर हुआ? एक बार आप लोग भी बताइए, आंसर क्लियर हो रहे हैं? ठीक भैया, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की? पिछले जो हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व किए थे उससे ये सब प्रश्न उसमें से मिले हुए हैं, तो ये आपके दिमाग में रखना है कि प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमको उस रिपीट प्रश्न को भी क्या करना है, सॉल्व करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। इसी पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वाधीनता की बात कहते हैं, स्वाधीनता। अब ये हुआ कब था, हुआ कब था ये पूर्ण स्वाधीनता कब हुआ, पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कब अपना कांग्रेस ने बताया, तो कब बताया? वेरी गुड, आंसर सी, वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे भैया। ठीक है, 1929, वेरी गुड। तो यहां पे क्या है, अगर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन ये कब हुआ था, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? पंडित, वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे। आंसर आप लोगों को सही आ रहा है, अच्छा आंसर आ रहा है। राधे राधे भैया, राधे राधे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे।
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण तैयार किया अपना, और अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अब हमें क्या है, अब हमें आजादी से नीचे, आजादी से नीचे अब हमें क्या है, कुछ भी स्वीकार नहीं है। और हमारा जो लक्ष्य होगा, कौन सा लक्ष्य होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण हमको क्या चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, उससे नीचे अब हम समझौता नहीं करेंगे। अंग्रेज हमको क्या है, हमारा देश हमको सौंप कर वापस चले जाएं। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये निश्चित किया गया। और इसी वर्ष, इसी समय, इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, कहां फहराया सर, किस स्थान पर, लाहौर में कहां पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इन्होंने क्या किया, अपना झंडा फहराया। और यही कारण था, तिरंगा झंडा फहराया। और उसी समय इन्होंने निर्णय लिया, उसी समय ये कहा कि आने वाले जो 26 जनवरी है, आने वाले 26 जनवरी को अब कांग्रेस के मन से हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आने वाले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, घोषणा किया इन्होंने। लेकिन मनाया कब गया, पहली बार जब मनाया गया तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया। ठीक भैया, 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया। और ये एक कहानी इसके साथ और जुड़ जाती है, एक घटना और इसके साथ जुड़ती है कि कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस ने जब हर वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की, तो लेकिन भाई स्वतंत्रता तो 26 जनवरी को मिली नहीं, वो तो 15 अगस्त को मिल गई। ठीक है, तो इसी 26 जनवरी को यादगार दिवस बनाने के लिए तो कांग्रेस ने क्या किया, जो हमारे देश का जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जो संविधान सभा के द्वारा, तो इन्होंने निर्णय लिया कि इस 26 जनवरी जो 1930 से लगातार स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस मना रही थी, इसको क्या करेंगे, एक यादगार दिन बनाने के लिए, 26 जनवरी को एक यादगार दिन बनाने के लिए उन्होंने हमारे देश का संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही लागू किया। ठीक है, 26 जनवरी को पूरी तरह लागू किया। अगर देखा जाए संविधान 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें लागू हो गई थी, वेरी गुड, और उसमें भी बहुत सारी चीज लागू हो गई थी संविधान में, और उसमें भी क्या कहते हैं 24 को लागू हुई, फिर 25 का भी दिन बचा था, लेकिन लास्ट में जब किया गया किसमें, 26 जनवरी को। और इसी 26 जनवरी के तभी से हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, या संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, उसके पीछे की जो घटना थी वो घटना यहीं से थी। ठीक भैया, सब क्लियर हो रहा है भाई? एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जो चीजें बताई जाने आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने पटना नगर की स्थापना की? प्रश्न यही है, पटना नगर की स्थापना किसने की थी? तो हम पटना नगर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पटना है आज का, पहले ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र नाम से था ये। और इसके जो व्यवस्थित रूप से इसका संस्थापक जो था, जो अपनी राजधानी यहां लाया था, उसका किसके नाम से जुड़ जाता है, किसके नाम से जुड़ता भाई बताइए फटाफट, किसके नाम से जुड़ता है पाटलिपुत्र के संस्थापक में? उदयन के नाम से। किसके नाम से? उदयन। ये किस वंश का था? ये हर्यक वंश का था। मगध के साम्राज्य की जब चल रहा था, अजातशत्रु का पुत्र था ये। कुसुमपुर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कुसुमपुर। ठीक है, लेकिन बाद में
बाद में वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो जब शेरशाह सूरी आता है, यही शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसी पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था, पटना नाम दिया था। तो आंसर आपका क्या सही होगा, आंसर आपका क्या होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसने आंसर दिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, ठीक है, सबका आंसर अच्छा है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, सबको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है। किसने कराया दिल्ली के लाल किले का निर्माण, सिंपल सा प्रश्न है ये। क्या अकबर ने कराया, क्या शाहजहां ने कराया, जहांगीर ने कराया, औरंगजेब ने कराया। और आप लोगों के साथ एक प्रश्न और है कि अगर दिल्ली के लाल किले का जो कराया, तो क्या आगरा के लाल किले कौन कराया होगा, ये भी प्रश्न आता है। तो हम बात करते हैं दिल्ली का, यह शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में दिल्ली में एक नया शहर बसाया, नगर बसाया, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। शाहजहानाबाद कहते हैं, और यहीं पर इसने लाल किले का निर्माण कराया, और किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। पूछा जाता है लाल बलुआ पत्थर से कि लाल किले का रंग लाल ही क्यों है, तो ये इसका जो निर्माण हुआ था वो आगरा का औरंगजेब, नहीं भाई नहीं, औरंगजेब वाले गलत हैं, आगरा का औरंगजेब नहीं है, ठीक है जी। शिवानी जी जी 1936, वेरी गुड। औरंगजेब को हटाइए यहां से आप, ठीक है। तो लाल किले का निर्माण किससे हुआ, लाल बलुआ पत्थर से। लाल किले का सबसे जो सुंदर भवन माना जाता, सबसे सुंदर भवन कौन सा है, सबसे सुंदर भवन लाल किले में, अगर उसके अंतर्गत जो बनाया गया है उसमें सबसे सुंदर बात करते हैं तो सुंदर में कौन है, दीवाने खास, दीवाने खास, ठीक है। अरे अशोक महाराज, अशोक कहां है, अशोक नहीं आएगा, चलिए ठीक है। अब आगरा के हम शहर की बात करते हैं, तो आगरा के लाल किले का, लाल किले को किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ये अकबर के समय बना था, आगरा का लाल किला किसके समय बना था, अकबर के समय बना था, ठीक भैया। आगरा का लाल किला अकबर के समय इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब इन दोनों किलों में एक और प्रश्न उठ जाता है कभी कभी, एक दिल्ली की मोती मस्जिद है, दिल्ली की मोती मस्जिद, और एक है आगरा की मोती मस्जिद, आगरा किले की मोती मस्जिद। मोती मस्जिद अगर इसकी बात करते हैं, इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और दिल्ली की मोती मस्जिद की बात करते तब ये औरंगजेब है। ये भी पूछा जाता है, दो जगह पे मोती मस्जिद का नाम आता है, तो दोनों, दो जगह किले और दो जगह मोती मस्जिद का नाम आता है, तो आगरा का किला कौन हो गया, अकबर हो गया। जी जी, अकबर के बदले अशोक लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर आपका सही है, ठीक है। तो क्या है, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब, और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ यहाँ पे, प्रश्न के अकॉर्डिंग दिल्ली का पूछा है, तो आंसर कौन होगा, शाहजहां, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया। अब ये प्रश्न उठता है, मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ वही मेवाड़ जो चित्तौड़ जिसकी राजधानी थी, और राणा प्रताप जिसके शासक हुआ करते थे, ठीक है। अकबर के समय तक राणा प्रताप या मेवाड़ ने क्या किया था, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर के समय राणा प्रताप जब तक जिंदा थे, या वहां पर अकबर या मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। लेकिन घटना बाद की आती है, घटना कब की होती है, घटना 1615 ईस्वी की है। 1615 ईस्वी में जहांगीर का प्रथम सैन्य अभियान था, ये प्रथम सैन्य अभियान किसका था, ये
जहांगीर का। जहांगीर ने कई सैन्य अभियान भेजे, लेकिन क्या है कि वहां सफलता नहीं शुरू में प्राप्त हुई। लेकिन जब इसने अपने पुत्र खुर्रम, इसका जहांगीर का एक पुत्र का नाम खुर्रम था, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही शाहजहां था, बाद में शाहजहां के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम खुर्रम था। तो इसने, खुर्रम ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित किया। और इसने क्या किया, पराजित कर एक संधि की, और इसी संधि के शर्त के अनुसार अमर सिंह ने या मेवाड़ ने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। कब स्वीकार की? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में स्वीकार की। और किसके शासनकाल में? तब आंसर आपका हो गया जहांगीर के शासनकाल में। और इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाह की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? शाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक भैया, शाह की उपाधि कौन प्रदान किया था? खुर्रम को या शाहजहां को किसने प्रदान किया था? जहांगीर ने, इसी विजय के उपलक्ष्य में। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? अब बात आती है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। बस केवल एक गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। किसको दिया था, उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव। आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर के साथ तब व्याख्या करते हैं। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के कौथे गुरु थे? 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जी, आंसर बी सबका सही, वेरी गुड। सिखों के 5वें गुरु थे। और इन्होंने ही क्या किया था, एक जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो था। जहांगीर के पुत्र खुसरो, प्रयागराज में क्या कहते हैं, खुसरो बाग है, वहीं पर उसको दफनाया गया था बाद में। ठीक है, तो जहांगीर का पुत्र खुसरो है। इसी खुसरो को उन्होंने क्या दिया था, कुछ धन दिए थे, धन और आशीर्वाद दिया था। कब दिया था? जब खुसरो जो था अपने पिता के विरुद्ध जो किया था, विद्रोह कर लिया। 10 अर्जुन नहीं भाई, 10वें गुरु नहीं, 5वें गुरु की बात हो रही। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो जहांगीर के पुत्र खुसरो को धन और आशीर्वाद दिया था। इसी कारण चंदू शाह के कहने पर, किसके कहने पर? चंदू शाह के कहने पर जहांगीर जब नाराज हो गया, चंदू शाह के कहने पर इसके ऊपर गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया और बंदी बनाकर वह लाया और लगभग 1606 ईस्वी में इनको कारागार में डाला, जेल में डाला और वहीं पर इनकी क्या हो गई? हत्या करवा दी। इनकी वहीं पर क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी। तो मृत्युदंड किसको कब दिया? इनको हुआ 1606 ईस्वी में। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ, ये तो हो गई इस घटना की बात। प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर आपका ये सही हो गया। कुछ अर्जुन देव के विषय में कुछ प्रश्न और उठ जाते हैं। जैसे क्या है, अर्जुन देव की हम बात करते हैं। अर्जुन देव इन्होंने अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। जो सिखों का जो पवित्र स्वर्ण मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है? अमृतसर में। और अमृतसर में किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने के समय ही बनवाया। इसका नाम हरमंदिर साहिब था। हरमंदिर साहिब था, बाद में यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था।
बहुत बड़ा तालाब का भी उसी मंदिर के बगल आप देखेंगे तालाब का भी निर्माण करवाया गया है। कभी कभी अगर आपको अवसर मिले तो आप एक बार जरूर जाइए, घूमिए। ये सब चीज़ें पर्यटक क्षेत्र भी है, सिखों के पवित्र स्थल भी हैं। इन सब चीज़ों को आप देखिए, उसकी सुंदरता को देखिए, तो वो उसके इतिहास को जानिए, जो आपके लिए भी और क्या कहते हैं उसमें आपकी जो आने वाले एग्जाम है यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। तो मौका मिले जरूर घूम के आइए वहां से, ठीक भैया। और इसी के साथ साथ इन्होंने ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है सिखों का, क्या आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। और सिखों का यही पवित्र ग्रंथ है, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार कराया गया था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे औरंगजेब, औरंगजेब प्रथम मुगल बादशाह था, प्रथम मुगल बादशाह था, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार कब हुआ था? पहली बार जो होता सामूगढ़ के युद्ध के बाद, युद्ध के बाद जुलाई 1658 ईस्वी में एक राज्याभिषेक कराया, क्योंकि इसी सामूगढ़ को निर्णायक युद्ध माना जाता उत्तराधिकार का। और इसी में इसने औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित करके भगा दिया था। तो उसी समय इसने अपने को क्या कर लिया? मुगल बादशाह घोषित कर दिया। कब? जुलाई 1659 ईस्वी में। लेकिन अंतिम रूप से जो व्यवस्थित रूप से इसने कराया तो कब कराया था? सॉरी, ये 1658 है, वेरी गुड। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पे, 1658 है ये, 1658 ईस्वी में, ठीक है, 1658 ईस्वी है। फिर इसके बाद दोबारा इसने क्या किया? जब देवराई का युद्ध हुआ, देवराई का युद्ध के बाद तब 1659 ईस्वी में इसने दोबारा दूसरी बार कराया, दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। तो औरंगजेब ऐसा शासक था, पहला मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक अपना कराया था, ठीक है। आंसर क्या सही हुआ? औरंगजेब, ठीक भैया। चलिए, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट दी थी? तो जयसिंह की हम बात करते हैं, ये कौन थे? जयसिंह ये आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे। पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य ही हुई थी। किसके मध्य? पुरंदर की जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। और इनका जो समय था वो किसके समय का था? ये औरंगजेब का था। तो औरंगजेब ने इनको राणा की उपाधि दी थी, राणा जयसिंह की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? औरंगजेब। अगला है, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी? भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? भरतपुर कहां पर है? भरतपुर राजस्थान में है, राजस्थान में भरतपुर राज्य है। और यह किसके नजदीक है? मथुरा नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है, मथुरा जिले के पास स्थित है। यहां पे उस समय जाट बहुत हुआ करते थे, जाट। और जाटों का नेतृत्व उस समय औरंगजेब के समय जो प्रारंभ शुरुआत किया था उसका नाम था चूड़ामन। और चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में उन्होंने इसी भरतपुर क्या किया था? भरतपुर की नींव रखी थी, मतलब वहां पे नींव रखी थी। लेकिन बाद में वास्तविक संस्थापक अगर भरतपुर की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए, कौन था? वास्तविक संस्थापक बात की बदन सिंह था, बदन सिंह।
इसने एक राज्य के रूप में भरतपुर को क्या किया था, फिर से व्यवस्थित किया था, तो बदन सिंह था। ठीक है, और यही चूड़ामन ने एक यहीं पर भरतपुर में एक थीन नामक किले का निर्माण कराया था। थीन नामक किले का निर्माण चूड़ामन ने ही कराया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आपका सही होगा, चूड़ामन, आंसर ए। ठीक भाई, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, मुगल काल में वो कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? प्रश्न है मुगल काल का, मुगल काल में सबसे पहली इमारत कौन सी है जो संगमरमर से बनाई गई, पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी? तो क्या हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा? हुमायूं के मकबरे की हम बात करते हैं। हुमायूं के मकबरा का जो बाहरी आवरण है जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर से। लेकिन जो गुंबद इसमें, ये इसी में पहला दो गुंबद मुगलों में जो दो गुंबद बनने की जो परंपरा शुरू हुई, तो पहला जो मकबरा बना था हुमायूं का मकबरा, इसमें दो गुंबद बनाए गए। ठीक भैया, इसमें दो गुंबद बनाए गए और ये किससे थे? ये सफेद संगमरमर के थे, सफेद संगमरमर के थे। इसका मतलब क्या है कि यह पूरी तरह से, क्योंकि पूर्णतः संगमरमर पूछा है, तो पूरी तरह से यह संगमरमर से नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो और ढांचा है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लेकिन हाँ, तो हुमायूं को मकबरे का ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी। पूर्वगामी कहने इसी के प्रतिकृत पर इसी की तरह ताजमहल का निर्माण कराया गया है। ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता था? हुमायूं के मकबरे को। ठीक भैया, इसके बाद बात करते हैं अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरा भी लाल बलुआ पत्थर, इसमें अब तो इस समय ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह, क्योंकि एक जाट नेता थे राजा राम जाट नेता थे, उन्होंने उसके मकबरों को खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया था। ठीक है, तो उसका मकबरा नष्ट हो चुका है। तो पूछा ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में। शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में। और वही क्या है? ताजमहल। क्योंकि मुमताज के याद में इसे बनवाया था, बाद में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसी मुमताज के बगल इसको भी क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया। जब आप कभी आगरा के ताजमहल को देखने जाएंगे तो वहां पे आपको कब्र मिलेंगी, दो कब्र साथ में मिलेंगी। ठीक है, तो शाहजहां और मुमताज दोनों के वहीं पे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा कि जो पहली पूर्णतः संगमरमर की बनी थी, तो ये भी पूर्णतः संगमरमर से है। ताजमहल भी पूर्णतः संगमरमर से ही बना है। लेकिन इसके पहले बन चुका था कौन? एतमाउद्दौला का मकबरा। आंसर आपका होगा एतमाउद्दौला का मकबरा। ये इसके पहले भी बन चुका था। ठीक है, और जब इसके पहले बन चुका था तो ये एतमाउद्दौला कौन था? ये जहांगीर की एक पत्नी थी, कि पत्नी नूरजहां का पिता था। कौन था? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां का यह क्या था? पिता था। और इसकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने ईरानी शैली और पित्रादुरा शैली में इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया था। पूर्णतः संगमरमर से करवाया था। मतलब पूरी तरह से यह संगमरमर से निर्मित है। आंसर आपका क्या हुआ? ये एतमाउद्दौला। लाल पत्थर नहीं भाई, लाल पत्थर नहीं, क्योंकि संगमरमर शब्द लग गया, पूर्णतः संगमरमर तो लाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायरायन की उपाधि दी थी? किस हिंदू शासक को रायरायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी? तो यहां की हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन जब सुल्तान नहीं बना था तो पहले उसका जो दक्षिण भारत पर आक्रमण था देवगिरी अभियान था। देवगिरी पर आक्रमण किया था
और वहां पर इसी शासक को, यहां जो शासक पूछा गया रामचंद्र देव, आंसर क्या है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को इसने, ये कहां का था? देवगिरी का था, को उसने पराजित किया था और वहां से एलिजपुर की आय को प्राप्त कर रहा था। लेकिन बाद में जब ये सुल्तान बनता है तो रामचंद्र जो था, रामचंद्र देव, इसको आय देने से, इसको टैक्स देने से मना कर दिया, नहीं देता था। इसी कारण, यही कारण था, इसने क्या किया, फिर रामचंद्र पर आक्रमण करवा दिया, रामचंद्र देव के ऊपर अभियान किया, मतलब आक्रमण करवा दिया। और ये आक्रमण कब करवाया? कब करवाया? आक्रमण करवा दिया। आक्रमण कब करवाया? देवगिरी पर 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर ने आक्रमण किया और जिसमें रामचंद्र देव पराजित हुआ। रामचंद्र देव की एक पुत्री थी झात्यपाली, इससे अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया, अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया। और यहीं इसी समय रामचंद्र देव को ही इसने राय रायन की उपाधि दी और हरी छतरी धारण करने की अनुमति दी, ये उपाधि थी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सही हुआ? रामचंद्र देव। ये प्रश्न आपके, इससे आपके यहां से भी प्रश्न आपके उठते हैं, ये सब बनते। वेरी गुड, रामचंद्र देव, वेरी गुड। ठीक, अगला प्रश्न। जिस योगदान के लाल बाल पाल प्रसिद्ध है वह वह थे? ठीक है, क्या उदारपंथ थे, सामाजिक व धार्मिक सुधार के लिए थे, या चरमपंथ के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए? आप लोग देखते हैं जब कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस से दो धारा था। एक कौन था? गरम दल, और एक था नरम दल। जब गरम दल की हम बात करते हैं तो गरम दल को ही चरमपंथी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल। एक नाम और आ जाता है अरविंद घोष का। ये सब जो थे क्या थे? ये गरम दल या चरमपंथी के थे। ठीक है, तो यहां पे जो है आंसर जो आपका होगा ये होगा। अब बात करते हैं नरम दल के नेता कौन कौन से थे। जब नरम दल के नेता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे बहुत सारे नेता जो थे वो क्या थे? उदारवादी दल के थे। किस दल के थे? उदारवादी, या इनको उदारवादी, नरम दल वालों को उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता? गरम दल वालों को चरमपंथी कहा जाता था। इस समय यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं थे भाई। इस समय जब इनकी हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी का रोल यहाँ पे नहीं आता है। महात्मा गांधी का जब भारतीय राजनीति में रोल शुरुआत होता है 1915 के बाद से शुरू होता है, क्योंकि इस समय घटना जब चले तो वो दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? अब इसको कथन को पढ़ना है, पढ़ा जाएगा कथन को। ठीक, देखते हैं कौन सा। यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है,
लेकिन ऐसा नहीं था, ये गलत था। तो ये गलत है, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। यह ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया। यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। लेकिन जब आप 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति में कहा जाता है क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक वीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को ही उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसमें उन्होंने बताया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या इसमें सही हुआ, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। ज्यादा भारतीय इतिहासकार हैं वो इस पे क्या है, सहमति जताते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये 2 वाला सही हुआ, ठीक भैया। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? चलिए गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी आप ही गए। प्रश्न पूछा किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी ने एक नए नेता के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की। यहां शब्द है राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए भारत में महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन हुआ था वो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन। और कहां पे था, 1917 में केवल चंपारण में था, यहां से शुरू होता है। लेकिन प्रश्न जो पूछा है वो राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता है, तो जो किसान आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, ठीक है। तो हम उसको किस पे ध्यान देखते हैं, अगर देखा जाए क्या रावलेट सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह था, खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, रावलेट सत्याग्रह। क्यों होगा ये, क्योंकि पहली बार 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में, सॉरी 1919 ईस्वी में, 19 ईस्वी में रावलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेना शुरू किया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो ये रावलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने प्रवेश किया था राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके पहले केवल मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सब में क्या करते थे, हिस्सा लेते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा इसके पहले उन्होंने नहीं लिया था। बाद में इनको बंदी बनाया गया और बंदी बना लिया गया। बाद में इसी की पृष्ठभूमि पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसी के बाद फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था। शुरुआत उनकी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। अगर मुख्य रूप से बागडोर संभालने की बात की जाए तो बागडोर उन्होंने असहयोग आंदोलन में उठाया था। मूल प्रश्न का आंसर ये होगा, लेकिन नजदीकी उत्तर आपका ये हो जाएगा, नजदीकी उत्तर आपका रावलेट एक्ट ही माना जा सकता है, ठीक है, ये होगा। तो अगर असहयोग आंदोलन ऑप्शन में रहता तो प्रथम पे हम लोग असहयोग तभी लगा दे क्योंकि उसकी बागडोर इन्होंने संभाली थी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरुआत उनका प्रवेश हुआ वो रावलेट सत्याग्रह के, क्योंकि 6 अप्रैल को इन्होंने रावलेट सत्याग्रह चलाने का आग्रह किया था और रावलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ हुआ था। जी भैया बिल्कुल होगी, बिल्कुल। 1-2 दिन और बचा है, एक दो प्रश्न पत्र और बचे हैं। टॉपिक वाइज हम लोग इसको शुरू करेंगे, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से करेंगे। बस 1-2 दिन इंतजार और है आपका, कल या परसों तक समाप्त हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्योंकि 2003 है, 2001 और कुछ और बचा होगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है ये आंसर क्या हुआ यहाँ पे, रावलेट सत्याग्रह, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुआ था, ये प्रश्न है। तो अगर हम आजाद हिंद फौज के स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई मानी जाती है, सिंगापुर में। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो सबसे पहले किससे शुरुआत होती है, रासबिहारी बोस से। रासबिहारी बोस ने एक आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात इन्होंने की थी। क्या भाई आपने क्या लिखा, रावलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1900, चंपारण वेरी गुड, तिनकठिया वेरी गुड, बहुत सुंदर, बारदोली सत्याग्रह 17 अप्रैल 1928 खिलाफ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। सिंगापुर में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज के गठन की क्या की थी, चर्चा उन्होंने किया था। इसके बाद
दूसरा नाम आता है यहां से जो मूल रूप शुरुआत की बात होती है, तो एक थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, धार्मिक गुरु थे प्रीतम सिंह, और एक नाम आता फूजीहारा, ये जापानी सेनापति था, सेनापति। ये घटना उस समय की है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की घटना थी। ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजी, और उस समय क्या था, जापान ने बहुत सारे भारतीयों को जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, भारतीयों को बंदी बनाया था। और उसी में एक मोहन सिंह थे, एक व्यक्ति थे मोहन सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीहारा ने मोहन सिंह से बातचीत किया, क्योंकि बंदी के रूप में थे, कैप्टन थे, और इनसे कहा कि आप भारत के लिए युद्ध लड़िए और हमारे साथ आइए, ठीक है, और आप एक सेना का गठन करिए। जो लोग बंदी बनाए गए हैं भारतीय, उनको इन्होंने सौंप दिया गया। इन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण शुरू किया, आजाद हिंद फौज के निर्माण को शुरू किया, निर्माण को प्रारंभ किया, प्रारंभ कर दिया, लगभग पूरा होने वाला था। लेकिन उसी बीच में कुछ विवाद के कारण मोहन सिंह से और जापानी सेना से क्या हुआ, अनबन हो गई, और जापानी इनको बंदी बना लिया, मोहन सिंह को। और उसी के बाद राज बिहारी बोस ने बुलाया किसको, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को उस समय वो कहां पे थे, उस समय वो जापान में टोक्यो में थे। वहां से उनको इनवाइट किया गया कि आप आइए और इस आजाद हिंद फौज के कमान को आप संभालिए, ठीक है। और वो आए सिंगापुर 5 मई को 1943 ईस्वी में वो आए सिंगापुर। और सिंगापुर में फिर से इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज का क्या किया, को संगठित किया, व्यवस्थित किया। और उसी समय 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में इन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। किसकी स्थापना, एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। और वहीं से मंच से इन्होंने घोषणा किया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये जो उनका जो नारा है वहीं से घोषित किया। और वहीं सिंगापुर के रेडियो प्रसारण से उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बोला कि ये राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था कि राष्ट्रपिता, आज़ादी की इस अंतिम लड़ाई में मैं आपकी शुभकामना चाहता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी शुभकामना चाहता हूँ। और उसी समय इन्होंने राष्ट्रपिता संबोधित किया था। किसको संबोधित किया था, किसको किया था, महात्मा गांधी को। पूछा जाता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहा था भैया। और अस्थायी सरकार इन्होंने, उसी के बाद तब क्या हुआ, आजाद हिंद फौज की घटना जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और बेटर उसमें बताएंगे पूरी कहानी, कैसे कैसे इन्होंने अंडमान निकोबार पे स्वराज द्वीप, स्वदेश द्वीप, ये सब जो बना उसकी कहानी बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पूरी घटना कहां पर हुई थी, सिंगापुर में। और आंसर क्या सही हुआ, सिंगापुर, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए, बीडी सावरकर किससे संबंधित थे, इसके पिछले वाले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बीडी सावरकर जो थे, बीडी सावरकर किससे संबंधित, अभिनव भारत से। ये इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, नासिक 1904 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे, बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। तो आंसर आपका क्या हुआ, अभिनव भारत से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। देखिए, इन घटना को कालक्रमानुसार सजाना है तो ऑलरेडी इसके क्रम को आप देख ही सकते हैं। 1904, 1913, युगांतर 1906 है, 1906 है और 1907। आंसर ऑलरेडी आपको, मतलब ये सब आपको पता, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।
सर आप तो सुपर हो। चलिए भाई, बहुत बहुत सुपर नहीं है, बस हम भी आप लोगों की तरह हैं। हमारा भी एक अच्छा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर पढ़ाया बताया जाए। जी भैया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सबसे पहले किसकी स्थापना होती है? 1904, अभिनव भारत में 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 इस 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी की ऑप्शन, दूसरा कौन सा आता है? युगांतर 2 आता है, 4 और 2, और फिर उसके बाद 1, फिर ये आंसर आपका ये। ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहले तो जानते हैं रंगपुर कहां पर है। रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। गुजरात में किस नदी की अगर बात करते हैं तो मादर नदी है। मादर नदी इसी के तट पर स्थित है। रंगपुर से क्या प्राप्त होता है? ये सिंधु सभ्यता का, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति लिखा, हड़प्पा स्थल है, ठीक है, हड़प्पा स्थल है। तो हड़प्पा स्थल की हम बात करते हैं, यहां पे देखते हैं रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। किसका? धान की भूसी का साक्ष्य। भूसी का साक्ष्य मिलता है, धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। दूसरी चीज यहां से क्या प्राप्त होता है? यहां से गर्त आवास प्राप्त होते हैं, गर्त आवास। ये सब चीजें रंगपुर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। जो प्रश्न आपका बनेगा वो इसी के इर्द गिर्द ही आपका प्रश्न बनेगा, यहीं से प्रश्न आपका उठेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ? मादर नदी। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? यहां पूछा गया है। संस्था की हम बात करते हैं, प्राचीन संस्था कौन सी थी इसकी? वैदिक काल की। तो वैदिक काल में 4 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? विदत, ये विदत है, विदत शब्द है, विदत, गण, इसके बाद सभा, और उसके बाद समिति। ये 4 संस्थाओं का वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? 4 संस्थाओं का वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। हम बात करते हैं सबसे प्राचीन, क्योंकि प्रश्न पूछा सबसे प्राचीन संस्था, तो प्राचीन को पहले क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो कौन सी थी? सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन विदत ही है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है, 122 बार उल्लेख हुआ है। गढ़ संस्था जो थी इसका 46 बार उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में। लेकिन ये दोनों संस्थाएं धीरे धीरे क्या है, अपनी स्थिति इनकी क्या है, धीरे धीरे समाप्त होती गई। और बाद में जो महत्वपूर्ण संस्थाओं के वैदिक काल में जो उल्लेख मिलता है वो सभा और समिति की मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? सभा। सभा जो थी ये संभ्रांत लोगों की संस्था थी। संभ्रांत मतलब जो उच्च लोग थे, संभ्रांत लोगों की संस्था थी, संस्था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? सभापति, इसका प्रमुख था। यह 8 बार ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख हुआ है, 8 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है, ठीक भैया। दूसरा समिति की हम बात करते हैं, समिति की हम बात करते हैं तो समिति का जो उल्लेख हुआ है, समिति जो थी ये सामान्य लोगों की संस्था थी। किसकी थी? सामान्य लोगों की संस्था थी। और इसका ऋग्वेद में कुल 9 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 9 बार उल्लेख हुआ है। इसके जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख को कहा जाता है क्या? ईशान। ईशान, इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता है। इतना प्रश्न आपके यहां से उठते हैं, ठीक है, इस समितियों से उठते हैं। इसी सभा और समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है।
क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ठीक भैया, तो आंसर आपका क्या सही है? विदत। ठीक, चलिए। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? अगर भागवत धर्म के दार्शनिक संप्रदाय की बात करते हैं तो ये क्या था? सांख्य दर्शन था। कौन था? सांख्य दर्शन। भागवत धर्म के जो दार्शनिक संप्रदाय की बात करते हैं, सांख्य दर्शन। यूनानी ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानियों ने किस नाम से वो उल्लेख करते थे? जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, यूनानी ग्रंथ जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से? सेंड्रोकोट्स नाम से बुलाते थे। स्ट्रेबो, मेगास्थनीज आदि जो थे, प्लूटार्क आदि यूनानी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सांख्य, कपिल मुनि, वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्सी कहते थे। पहली बार पूछा जाता है प्रश्न, कौन सा व्यक्ति था, कौन था जिसने इसी सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त के नाम के साथ स्थापित किया? कि चंद्रगुप्त ही सेंड्रोकोट्स था। तो पहली बार इसको स्थापित करने का श्रेय जाता 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, इसी ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ क्या है, जो सेंड्रोकोट्स शब्द है वो वही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इन नाम को स्थापित करने का श्रेय विलियम जोन्स को ही जाता है। ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष था? तो आपको पता है कृषि विभाग का। किस विभाग का? कृषि विभाग का सीताध्यक्ष क्या था? कृषि से प्राप्त आय जो होती थी वही क्या था? उसको देख रेख करता सीताध्यक्ष। तो कृषि विभाग का आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सारनाथ आंसर सही था। सारनाथ का धमेक स्तूप, धमेक स्तूप गुप्तों की देन है या गुप्त काल में ये बनाया गया। तो वहां बहुत सारी चीजें गुप्त काल में बनाई गई। तो आंसर क्या है? सारनाथ का धमेक स्तूप। अर्थशास्त्र जी, अगर अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख, सीताध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। जी भाई, जी संध्या जी, जी ठीक। चलिए अगला प्रश्न, बृहद संहिता, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? ये प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कालिदास। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहे इनको अभिज्ञान शाकुंतलम मानिए, सबको पता है, मेघदूतम, इसके प्रकार कई इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, सूर्य सिद्धांत, और एक पुस्तक इनकी और है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, ठीक है। कल्हड़ की बात करते हैं, इनकी एक पुस्तक है राज तरंगिणी। और वराह मिहिर की बात करते हैं, वराह मिहिर की बृहद संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, कई पुस्तकें क्या है वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई। वेरी गुड आंसर, वराह मिहिर जिसका है वो सही आंसर है। ठीक भैया, चलिए। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल से होती है? अद्वैत काल में दूसरा कोई नहीं, ईश्वर एक ही है। अगर हम जब इसकी बात करते हैं, शुरुआत जो मिलता उत्तर वैदिक काल में। कहा मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उपनिषदों से प्राप्त होता है। उपनिषदों से चीजें प्राप्त होती हैं, क्योंकि उपनिषद जो थे ये दार्शनिक ग्रंथ थे, दार्शनिक ग्रंथ थे। दार्शनिक ग्रंथ दर्शन पर आधारित ग्रंथ थे, तो वहां पर अद्वैतवाद का सबसे पहले शुरुआत या उल्लेख प्राप्त होता है। बाद में इसी अद्वैतवाद को शंकराचार्य ने क्या किया था, अपने एक मत दिया जिसको अद्वैतवाद कहा गया। ठीक है, लेकिन बहुत बाद में दिए थे, कब? 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो शुरुआत जो प्रारंभ जो था किस काल से हुई पूछा गया है अनुभूति, तो उत्तर वैदिक काल से। आंसर आपका ये है। ठीक भैया, चलिए वेरी गुड।
भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की जो आज भारतीय संस्कृति जो बनी है परंपरा, उसका आधार क्या था? आधार अगर देखते हैं तो उसका आधार मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आज भी जो सनातन धर्म की बात की जाती है वेदों से ली जाती है, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। और उसी ऋग्वेद के आधार पर क्या है? आर्य संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऋग्वेद। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? प्रश्न ये है। तो जैन धर्म ईश्वर को मानता ही नहीं था, ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब ईश्वर में अविश्वास था। और लेकिन जैन धर्म क्या मानता था? पुनर्जन्म। पुनर्जन्मवाद को मानता था, मतलब पुनर्जन्म होता ही स्वीकार करता था। और कर्मवाद को मानता था, मतलब कर्म के आधार पर आप पुनर्जन्म को रोक सकते हैं। और इसका जो अंतिम लक्ष्य था, लक्ष्य इसका जो था, अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण इसे कहते मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति इसका अंतिम लक्ष्य था जैन धर्म का। आंसर क्या हुआ? ईश्वर में अविश्वास। ठीक है, इसका विचार था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल से हुआ? मतलब खरोष्ठी लिपि का प्रचलित हुई। खरोष्ठी लिपि जो है वो ईरानियों की देन है। ईरानी या इसको कहते हैं फारसी, वहां की देन है। और ये हुई थी बुद्ध काल में, मतलब 6वीं शताब्दी ईस्वी में, ईसापुर में 6वीं शताब्दी ईसापुर में थी। और आंसर इसमें क्या है? बुद्ध काल। ठीक है, सर्वाधिक जो ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर देखा जाएगा बुद्ध काल है, क्योंकि जैन धर्म भी उसी के आसपास था। लेकिन सबसे ज्यादा जो वहां प्रभावित था खरोष्ठी लिपि वो बुद्ध काल से। और बाद में अशोक जो था अपने जो उत्तर सीमा के जो कुछ अभिलेख थे उसको आरमाइक और खरोष्ठी लिपि में लिखवाया था। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु। भाई अर्थशास्त्र पहले किसकी रचना है? अर्थशास्त्र की हम बात करते किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य की रचना है। ठीक है, किस पर आधारित ग्रंथ है? ये राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। किस पर? राजनीति। राजनीति पर आधारित है। नाम भले अर्थशास्त्र है, 2 अर्थशास्त्र है। एक अर्थशास्त्र जब विषय की बात करेंगे तो एक एडम स्मिथ का नाम आता है। एडम स्मिथ जन्मदाता है, लेकिन उसमें क्या अर्थव्यवस्था की बात होती है। लेकिन इनके जो अर्थशास्त्र है इसमें राज्य एवं शासन की नीति ग्रंथ की बात होती है। आंसर आपका डी। आंसर आपका वेरी गुड, डी आंसर आपका राइट है। ठीक, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? मतलब चोल वंश को जो महान कहा जाता था मुख्य रूप से उनको क्यों कहा जाता था? ठीक है, तो जैसे अगर देखा जाए कलाकृतियों की बात, तो कलाकृतियां अच्छे अच्छे जो स्थापत्य कराए गए वो उनके काल में भी कराए गए थे। किसके काल में कराए गए थे? पल्लवों के समय में भी थे और अन्य राजवंशों के समय में भी थे। लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो माना जाता है व्यवस्था वो उनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनका जो शासन व्यवस्था थी वो स्वायत्त शासन की बात किए थे या ग्राम स्वशासन की बात करते थे। और इनका एक क्रमबद्धता रूप से बनी रहती थी और इसीलिए इनको भारतीय इतिहास में याद किया जाता है इनके प्रशासन व्यवस्था के कारण। ठीक है, बाकी जब हम लोग चोल वंश का जो टॉपिक जब उठाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे थी, इनकी प्रक्रिया क्या थी, हम इसको उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक भैया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु मतलब उस जैन मुनि का नाम क्या था? पीछे हम जब पेपर सॉल्व करा रहे थे और पिछले वाले प्रश्न पत्र इसमें भी ये कहानी ये घटना बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 12 वर्षों का क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। और इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप देता है। और एक जैन मुनि थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण भारत चला गया। और दक्षिण के कहां पे? श्रवणबेल गोला ये कहां पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में चला गया और यहीं कर्नाटक में जाने के बाद यहीं पर क्या है
इसने एक चंद्रगिरी पहाड़ी थी, इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पहाड़ी पर तपस्या करने लगा और एक संलेखना पद्धति या संलेखना विधि द्वारा, संलेखना जो है ये उनके जैन धर्म में एक होता था कि जब वो लोग, एक विधि होती थी, उसी की विधि द्वारा वो अपने प्राण को त्याग देते थे। ठीक है, कौन? ये जैन धर्म के लोग, जैन गुरु जो होते थे, उसमें क्या था, भूख प्यास ये सब मतलब भोजन पानी सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब एक समय ऐसा आएगा धीरे 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 क्या करेंगे, वो अपने आप समाप्त होंगे। चोल, वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर आया है कि चोल प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो उत्तर मेरु जो परांतक प्रथम का अभिलेख है, उस परांतक प्रथम के अभिलेख में प्राप्त होता है, जिसकी जो तिथि मानी गई क्या तिथि मानी गई, 919 से 925 के बीच की उसकी तिथि मानी जाती है। ठीक है, 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं और उसी अभिलेख में चोल ग्राम स्वशासन का उल्लेख पहली बार वहां से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कुमारी संध्या रानी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आपका। ठीक है, तो संलेखना विधि के द्वारा इसने क्या कर दिया, 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिया। कौन प्राण त्याग दिया? मौत। तो आंसर आपका क्या, कौन से जैन सन्यासी थे? भद्रभाव। भद्रभाव की एक रचना है कल्पसूत्र, जैन धर्म के थे, एक कल्पसूत्र इनकी प्रमुख रचना है जी। बहुत सुंदर भाई। चलिए अगला है प्रश्न, निम्न में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति से प्रशिक्षित किया? अगर प्रश्न सीधे इस दिमाग में रख लीजिए कि अगर मराठों की बात की जाए कि मराठा छापामार युद्ध पद्धति किससे सीखे थे, एक मलिक अंबर नामक व्यक्ति था जो अहमदनगर के वजीर के पद पर हुआ करता था। तो मलिक अंबर ये इथोपियाई था, मतलब विदेशी था, और आके दक्षिण भारत के मलिक वहां पे अहमदनगर में नौकरी करता था। बाद में अपनी योग्यता के कारण अच्छे पद पर आता है और यहीं इसी ने गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं, छापामार या गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, तो शिवाजी इसी से सीखे थे। शिवाजी छापामार जो युद्ध था, युद्ध, और एक और इसी चीज सीखे थे, रैयत व्यवस्था, रैयत प्रणाली। जो ये दोनों चीजें शिवाजी मलिक अंबर से ही प्राप्त किए थे, उसी से ही सीखे थे। तो आंसर आपका क्या सही हुआ? आंसर आपका क्या सही हुआ यहाँ पे? मलिक अंबर, अहमदनगर के मलिक अंबर से। ठीक भैया, क्लियर। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न, निम्न में किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पराजित किया था और पुरंदर संधि की पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया था? अभी इसके पीछे हमने व्याख्या में इसको बताया था। पुरंदर संधि कौन किया था? जयसिंह ने, राजा जयसिंह ने। जब शिवाजी मुगलों के बहुत सारे किले को जीत लिए थे और उसी समय 1763 में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिए और वो भाग गया बचकर किसी तरह। उसी के बाद उन्होंने, औरंगजेब ने राजा जयसिंह को सेनापति के रूप में दक्षिण भेजा और जीतने के लिए भेजा। जो किले शिवाजी छीन लिए थे उसको जीतने के लिए भेजा और लगातार तोपों की युद्ध के माध्यम से, लगातार तोपों के द्वारा जयसिंह ने क्या किया, बहुत सारे किले को क्या किया, फिर जीत लिया। और एक संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के मध्य, जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर संधि होती है और उसी के द्वारा फिर बाद में उसकी लंबी कहानी है, उसको हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। और इसी संधि के द्वारा शिवाजी अपने 23 किले फिर वापस कर दिए, किसको? जयसिंह को। ठीक है, बाद में ये यहीं से औरंगजेब के दरबार में भी जाते हैं और औरंगजेब के दरबार में जाने के बाद शिवाजी कैसे कैद होते हैं, शिवाजी कैसे वहां से बच के चले आते हैं, औरंगजेब को पता नहीं हो पाता। इन सब की जो घटना है, इन सब की जब जिक्र करेंगे, जब हम शिवाजी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? सबको पता है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन नहीं किया था। कहां से किया था? लाहौर से किया था। कहां शासन किया था? लाहौर से किया था। अगला प्रश्न, निम्न में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? यह प्रश्न है। अभी तक क्या थे? जजिया कर। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया?
सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो एक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम लगाया था देवल पर। मुल्तान के बगल में देवल था, सिंध प्रांत क्षेत्र में देवल पर था, वहां पे सबसे पहले लगाया। फिर बात आती है कि ब्राह्मणों पर बात करते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, ठीक है। इसके बाद कुछ घटना आती, जजिया किस पर लगाया जाता था किस पर नहीं लगाया जाता था। तो जजिया जो था, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ये इसलिए लगाया जाता था कि इस्लाम के अनुसार कि जो इस्लाम का शासन क्षेत्र होगा सबको वहां पे इस्लाम धर्म स्वीकार करना है, लेकिन सब इस्लाम नहीं स्वीकार कर सकते। इसी कारण इसने क्या किया, जो शासक होते थे उन्होंने जजिया कर लेना शुरू किया कि अगर आपको इस्लाम क्षेत्र में रहकर, जहां पर हमारा क्षेत्र वहां पर रहकर और अपने धर्म को मानना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब वहां पर स्वीकार करना करके रहना है, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा। उसी का नाम पड़ा जजिया कर, ठीक है, उसी का नाम पड़ा जजिया कर। और यही जजिया कर कुछ लोगों को छूट रहती थी प्रारंभ में। किसको किसको? महिला को नहीं देना पड़ता था, बूढ़े व्यक्ति को नहीं देना पड़ता था जजिया, बच्चों को नहीं देना पड़ता था जजिया, विकलांग को नहीं देना पड़ता था जजिया, जो अपंग होंगे। और दूसरा एक और था ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को भी जजिया नहीं देना पड़ता था। इनसे इन सबको छूट थी। लेकिन हुआ क्या, उसमें जब फिरोज शाह तुगलक शासक होता है, तुगलक वंश में, इसने क्या किया, ब्राह्मणों को भी जजिया कर के अधीन ले लिया। ब्राह्मणों को भी जजिया कर के अधीन ले लिया। यही पर पूछा जाता है कि किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो आंसर आपका क्या होगा? फिरोज शाह। यहां तक जजिया से मैटर आपको जो प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी अन्य शासकों के समय क्या कंडीशन थी उस सब टॉपिक में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? मतलब शेरशाह के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? तो शेरशाह के बाद एक नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो उसका दूसरा बेटा था और ये 1545 से 1553 ईस्वी के मध्य तक शासक रहा। जब कालिंजर के युद्ध के समय शेरशाह सूरी के ऊपर, शेरशाह सूरी की वहां पर उसको जीते समय मृत्यु हो जाती है। कालिंजर मतलब बादा जिले में स्थित है। और जब युद्ध लड़ रहा था, तोप का एक गोला आके उसी जहां वो खड़ा था उसी के बगल बारूद का ढेर रखा गया था, उसी पे गिर पड़ता और उसी में क्या है, शेरशाह सूरी झुलस जाता है और उसी कारण क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1545 में उसका बेटा, जो दूसरा बेटा था जलाल खां पहले नाम था, बाद में उसका नाम इस्लाम शाह सूरी नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। और इस्लाम शाह सूरी वह क्या है, 1545 से 1553 तक वह गद्दी पर बना रहा। ठीक है, आंसर क्या सही है? इस्लाम शाह। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? तो इसको आपको सबको पता है किसने बनवाया था। सासाराम का मकबरा किसका है? शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ? ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वहां विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो अगर देखा जाए, हर्षवर्धन के बाद का जब समय आया तो कुछ समय तक केवल पाल वंश ने जो नालंदा को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतता चला गया और धीरे धीरे बीतने के साथ साथ क्या है कि बहुत सारे शासकों ने क्या किया, नालंदा को ध्यान नहीं दिया। और उस समय बौद्ध धर्म इसी कारण क्या था, जब संरक्षण नहीं मिला, उनको राज्य की आय नहीं प्राप्त हो पाती थी। जब आय नहीं मिलती थी तो वह क्या है, कोई स्ट्रक्चर व्यवस्थित नहीं रह सकता। और इसी कारण क्या था, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और लास्ट में
1202 ईस्वी के समय तक 1202 में मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाता है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और उसको क्या किया था, वहां पुस्तकालय सारी चीजों को जला दिया था। ये चीजें आपके क्या है, यहां से आंसर आपके बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में अलग हुआ? अगला प्रश्न आज का यही अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का यही अंतिम प्रश्न है। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। ये आयोग के बताए हुए प्रश्न, आए हुए प्रश्न आयोग में, यहाँ पे कोई आंसर इसका सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिहार पूछा है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय एक दिल्ली दरबार हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और इसी में निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। ठीक है, और उसमें एक निर्णय और था कि बिहार एक अलग प्रांत होगा, और ये बना कब? 1912 में बना। तो बिहार बंगाल से ऑलरेडी 1912 में ही अलग हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहां अगर प्रश्न दिया गया, प्रश्न के अकॉर्डिंग 1930, 1936, 1940, 1943, तो यहां पर कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन हाँ, बिहार के साथ, बिहार से सटा हुआ, बिहार से लगा हुआ, उस समय उड़ीसा भी बिहार का ही क्षेत्र था। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ। तो आंसर अगर उड़ीसा पूछा होता तो शायद सही होता उड़ीसा। लेकिन क्या है, अब आपका आंसर नहीं पूछा था, मतलब उड़ीसा नहीं बिहार पूछा था, तो आप लोग सही आंसर जानते रहे 1912 में था। अब ये क्या है, विवादित क्वेश्चन था। ठीक भैया, ये क्या था आपका? विवादित क्वेश्चन था। तो आपका इसके अगर उड़ीसा पूछेगा तो तब आपका क्या है, 1936 जाएगा। तो आपका पूरा प्रश्न जो है, इतने ही प्रश्न आए हुए थे उस समय 2003 में हिस्ट्री के, तो आपका क्या है, पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, हमने पहले बताया, हम लगभग बताते रहते हैं, आप लोग भी जानते रहिए कि हमारे यहाँ क्या है, ये जो प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, इन सब की क्या है, संघर्ष बैच नाम से स्टार्ट हो गई है। आप लोग जल्दी ही इसमें एडमिशन ले लीजिए। और क्या है, ये फ्री है, आपको पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप अब इसमें आपको दी क्या जाएगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दी जाएगी, जिसको जरूरत होगी उसके लिए है ये क्लास। पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट, डबल डाउट क्लासेस भी इसमें चलाई जाएंगी। ये यूपी टेट के लिए है। ठीक है, और जूनियर प्राइमरी दोनों लेवल के लिए ये चीजें हैं। क्योंकि हमारा पहला बैच है, इसीलिए हम लोगों ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं जो टीचिंग से संबंधित बैच हैं, वो भी चलेंगे भैया। ठीक है, उसमें कौन कौन से, जैसे टीजीटी है, सभी सब्जेक्ट का टीजीटी, पीजीटी भी, एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता। इसके साथ साथ जीडीसी के भी बैच और नेट जीआरएफ के बैच भी सभी सब्जेक्टों के यहाँ हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अन्य जो सब्जेक्ट है, इसको जो सीटेट, यूपीडी, इस सब का जिसको भी क्लास लेना है आप लोग, और हाँ आप लोग एक चीज़ और करिएगा, इस लिंक को और आगे लोगों तक, अपने मित्रों यारों तक भेजते भी रहिए। परिवार में नात रिश्तेदार जो भी है भेजते रहे, लोग भी जाने, जो सबको ज़रूरत हो जो जुड़े। और हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास डेली क्लास में जुड़ेंगे। 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग टाइम से क्या है आके उसमें जुड़ जाया करिए। ठीक है, और आप लोगों का आंसर अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन सॉल्व कराते समय अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, तो ये लगता नहीं तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम लोगों का प्रश्न पत्र 1-2 और बचा है, उसको समाप्त करने के बाद हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, और उसी के साथ साथ हम अपने ऐप पे भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक भैया, चलिए आज हम लोग बस यहीं तक। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगले दिन हम लोग इसी टाइम पे फिर मिलते हैं। ठीक।